हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, जिसका अपमान करने पर आपको जेल हो सकती है। दशकों से जिस राष्ट्रीय गीत ने आजादी की लड़ाई में लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में देशभक्ति का जो जोश जगाया, उसे अब राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर कानूनी सुरक्षा मिल गई है। अब इसके गायन में बाधा डालना या इसका अपमान करना बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है, जिसके तहत आपको 3 साल की सजा हो सकती है। तो आज हम इसी वंदे मातरम के बारे में जानेंगे, क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, किस प्रकार से इसको कानूनी संरक्षण दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान देने के लिए, उनका अपमान रोकने के लिए 1971 में एक कानून बनता है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम। इसी अधिनियम के अंतर्गत आप देखोगे कि धारा 3 आती है। उस धारा 3 के तहत पहले राष्ट्रगान और भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, इनको सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसी अधिनियम के अंतर्गत आप देखोगे कि वंदे मातरम के गायन को रोकने या इसमें व्यवधान डालने पर 3 साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। मतलब पहले इस कानून के अंतर्गत वंदे मातरम को इस प्रकार का कानूनी संरक्षण नहीं मिला था। और ये हुआ कैसे? हुआ है ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026, जिसको राष्ट्रपति ने हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी और ये अब जो है कानून बन चुका है, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वंदे मातरम, इसको राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही कानूनी संरक्षण मिल गया है। तो ये हमारी एक बेसिक खबर है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझने का मतलब ये है कि वंदे मातरम के बारे में हम इसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है, साथ ही कुछ अन्य चीजें जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं। सबसे पहले यहाँ समझिए कि हमने अभी बताया कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में एक चीज और जोड़ देगी, वो है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 7 नवंबर 2025, ये डेट याद रखना। इस डेट को जो है वंदे मातरम की रचना जो हुई थी, उसके 150 वर्ष पूरे हुए। केंद्र सरकार ने इस समय वर्ष भर उत्सवों की घोषणा की। मतलब 2025 में आप देखोगे कि जब इसके 150 वर्ष पूरे हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया कि हम वर्ष भर उत्सव मनाएंगे इस उपलक्ष्य में। और फरवरी 2026 में फिर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आती हैं, जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम के मानकीकरण के लिए कुछ दिशा निर्देश उसने दिए, जिसमें उसने कहा कि 6 छंदों का गायन। आप देखोगे कि वंदे मातरम के अंतर्गत जो 6 छंद हैं उनका गायन नहीं होता था उससे पहले। इसमें 1937 की एक स्टोरी है, वो अभी हम समझेंगे। तो अब जो है कहा है कि 6 पूरे जो छंद हैं उनका गायन होना चाहिए और टाइम पीरियड दिखाया कि 3 मिनट 10 सेकंड अर्थात 190 सेकंड के अंतर्गत इसको गाया जाना चाहिए। और यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय गीत दोनों ही बजाए जाने, दोनों ही गाए जाने हैं, तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा, उसके बाद जो है राष्ट्रगान गाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय गीत में भी जनगण मन मतलब राष्ट्रीय गान की तरह सावधान की मुद्रा, सावधान खड़े होकर आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस जो हैं फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने लाई थी। अब आगे थोड़ा समझिए वंदे मातरम का इतिहास। वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कई पुस्तकों में आपको बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा हुआ मिलेगा। तो इन्होंने इसकी रचना जो है 7 नवंबर 1875 को की थी। मुख्य रूप से ये संस्कृत में लिखा गया, लेकिन बाद में इसको बांग्ला में भी ट्रांसलेट किया गया। इसको सबसे पहले बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित किया गया। ये चीज आप बहुत ध्यान रखना इसका कि ये संस्कृत में लिखा गया था मूलतः और सबसे पहले बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को उनके ही अपने उपन्यास है जो उनका आनंद मठ 1882 में इसको लिखा था, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को जो है गाकर युद्ध लड़ते हैं। तो इसको उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को शामिल किया। बाद में जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था। और गायन किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका गायन किया था। आगे 1905 में आप देखोगे कि जब बंगाल विभाजन हुआ कर्जन के टाइम पर, तो इसके विरोध में पूरा देश सड़कों पर उतर आया। इस दौरान कलकत्ता के टाउन हॉल में 40,000 लोगों ने एक साथ एक सुर में वंदे मातरम गाकर अंग्रेजों का विरोध किया। और ये चीज देखते ही देखते वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन का
मुख्य आधार बनता है, मुख्य रणघोष बनता है, मतलब आजादी का एक तरीके से नारा था स्वदेशी आंदोलन का, वंदे मातरम। 1905 में ही बनारस अधिवेशन होता है, जिसमें वंदे मातरम को अखिल भारतीय अवसरों के लिए अपनाया जाएगा। मतलब जब कभी अखिल भारतीय अवसर होंगे ऑल इंडिया लेवल के, तब इसको गाया जाएगा वहां पर। तो यहाँ 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के में वंदे मातरम को क्षेत्रीय पहचान से राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है। अब इसके प्रभाव से बहुत ज्यादा डर जाती है ब्रिटिश सरकार, जिसने सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम को कहने और इसके गायन पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में एक घटना देखोगे कि एक आंदोलन होता है वंदे मातरम आंदोलन 1938 में गुलबर्गा के अंतर्गत, वंदे मातरम आंदोलन जो कि एक छात्र आंदोलन था। फिर 1907 में आप देखोगे कि मैडम भीकाजी कामा जर्मनी के स्टटगार्ड में जब पहली बार विदेशी धरती पर भारत का प्रतिनिधि झंडा फहराया, तो उस पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम अंकित था। लेकिन ये जो झंडा है आज का हमारा तिरंगा जैसा नहीं था। जो झंडा मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था जर्मनी में, उसमें देवनागरी लिपि पर वंदे मातरम अंकित था। इस गीत में टोटल 6 छंद हैं। शुरुआती 2 छंद पूरी तरीके से मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता, नदी, फसलों की महिमा का गुणगान करते हैं, जिसमें कोई धार्मिक संदर्भ नहीं है। हालांकि इसके बाद के छंदों में मतलब देश की तुलना माँ दुर्गा से की गई है, जिस पर कुछ गैर हिंदू नेताओं ने आपत्ति भी जताई। जैसा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये आपका वंदे मातरम है, जिसमें पहला और दूसरा ये जो छंद है, ये भारत की भूमि के बारे में है, भारत की बारे में बता रहा है। लेकिन बाद के आप जो छंद देखोगे, जैसे 5वां छंद है, तो यहाँ पर माँ दुर्गा का नाम लिया गया है। ऐसे कई नाम हैं जो अन्य धर्मों के लोगों को, अन्य नेताओं ने इस पर आपत्ति उठाई। अब यहाँ से जुड़ी हुई एक बात है कि 1937 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 में केवल इसके 2 जो शुरुआती छंद हैं उनको आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, मतलब सब लोगों के बीच में ये सौहार्द बना रहे। अभी ये बदलाव क्या हुआ है कि अब जो है ये पूरे 6 छंद गाए जाएंगे। उसके बाद साल आता है 24 जनवरी 1950, संविधान की अंतिम बैठक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में घोषणा की कि जनगण मन देश का राष्ट्रगान होगा, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए इसे राष्ट्रगान के बिल्कुल समान दर्जा और समान सम्मान दिया जाएगा, मतलब इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, तथा यह भारत का राष्ट्रीय गीत कहलाएगा। तो ये राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने घोषणा की। अब 2026 में क्या बदला है, तो इसके सभी 6 छंद जो अभी हमने देखे, कि शुरुआत के केवल 2 नहीं, सारे 6 छंदों का गायन अनिवार्य है। और 15 अगस्त 2026 को, आज के ही दिन, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इसका जो है पूर्ण रूप से ओजस्वी गायन किया गया। अब नए संशोधन कानून के तहत अब इसे राष्ट्रगान की तरह ही दंडात्मक कानूनी संरक्षण मिला। अब आपके मन में डाउट आएगा कि अगर कोई राष्ट्रीय गान नहीं गाता है तो क्या उसको जेल भेजा जा सकता है? तो यहाँ एक चीज देखिए, साइलेंट रेस्पेक्ट इज नॉट अ क्राइम। एक मामला आता है बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में, जिसमें होता क्या है कि एक संप्रदाय है जेहोवाज विटनेसेस। इस संप्रदाय के 3 बच्चों को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वे राष्ट्रगान के समय खड़े तो होते थे, लेकिन अपने धार्मिक विश्वासों के चलते उसे गाते नहीं थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तो उसमें इस केस में डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के समय आदरपूर्वक खड़ा होता है, तो उसका चुप रहना किसी भी तरीके से राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान नहीं है। और ये क्या है? ये नागरिक के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो ये जो मामला है, आप ध्यान रखना, इससे जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर कहीं राष्ट्रीय गीत प्ले हो रहा है, कोई गा रहा है, तो जरूरी नहीं कि हमें उसको गाना ही है, बस उसके सम्मान में साइलेंट होकर खड़े रहें, उसमें हम कोई उपद्रव न मचाएं, उसके गायन में कोई बाधा न डालें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं होगा। अब इसे ऐसे समझो कि अगर कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रीय गीत नहीं गा रहा, ऐसे ही तमाम लोग नहीं गा रहे, तो हर व्यक्ति को जेल तो नहीं भेजा जा सकता। अगर भेजा गया तो समाज में देशभक्ति की जगह डर का माहौल बन जाएगा,
सरकार और न्यायपालिका का उद्देश्य है राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति व्यक्ति जो है स्वेच्छा से सम्मान जगाए, सम्मान अपने अंदर उसको जागृत करे, न कि जबरन उससे गायन करवाना, जबरदस्ती उससे सम्मान की बात करना। तो इनका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के अंदर ये चीज भावना हो कि हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की सम्मान करना है। आगे आपके लिए एक एमसीक्यू है जिसे आपको बताना है। इस वीडियो के कमेंट में आप इसको बता सकते हैं। वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराए गए भारत के प्रतिनिधि झंडे पर देवनागरी लिपि में क्या अंकित था? इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। हमने इस प्रश्न की चर्चा इस वीडियो में की थी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम से रिलेटेड ढेरों वीडियो हम हर रोज लाते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में।